What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 3 मार्च। आज का दैनिक न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। पूरा न्यूज़पेपर जो है काफी डिटेल में मैं कवर करूंगा, वो भी सिलेबस के साथ में, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को जो है वो कनेक्ट कर पाए। इसी के साथ में जो एडिटोरियल होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है, जो कि आज की डेट में अगर बात करूं न्यूज़पेपर का, अगर किसी भी टॉपर को आप लोग बोलोगे तो वो हमेशा ये बोलेगा कि सारे न्यूज़पेपर को छोड़ दो पर लेकिन एडिटोरियल जरूर कवर करो। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों की बुद्धि का विकास करता है। बाकी पूरा न्यूज़पेपर में आप लोगों को मैक्सिमम चीजें ये देखने को मिलेंगी वो फैक्चुअल चीजें होती हैं, ठीक है, कि हाँ ये चीजें रट ली, वो चीजें पकड़ ली, तो इनसे आप लोगों को प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। पर लेकिन अगर अपनी बुद्धि का विकास करना है, सोचने समझने की क्षमता बनानी है, इंटरव्यू आप लोगों को लिखना है, वो इंटरव्यू सॉरी आप लोगों को पूरा करना है, इसी के साथ में आंसर राइटिंग करनी है, एथिक्स का पेपर अगर आप लोगों को देना है, उसमें सब में आप लोगों को हमेशा एडिटोरियल वो रोल प्ले करेंगे। तो एडिटोरियल नहीं छोड़ना है। अगर कोई आप लोगों को बोले कि एडिटोरियल कवर मत करना, तो इसका मतलब यह है कि वो आप लोगों के साथ में गूगली कर रहा है, ठीक है। तो एडिटोरियल कभी नहीं छोड़ने, ओके। और आप लोगों को पता होगा कि एडिटोरियल पर सबसे ज्यादा मेहनत भी की जाती है, इसीलिए ताकि आप लोग अगर जाएंगे न्यूज़पेपर जो है उसमें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे अगर आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं एग्जीम न्यूज़पेपर वालों के द्वारा, तो सबसे ज्यादा जो पेड चीजें होती हैं वो एडिटोरियल ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं कि जो हिरन होता है ना, हिरन के अंदर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि हिरन के अंदर जो है एक तरीके से कस्तूरी छुपी होती है, ठीक है, और वो उसे ढूंढता रहता है इधर उधर। तो वो बेसिकली न्यूज़पेपर की कस्तूरी अगर आप लोग बात करेंगे तो वो आप लोग को एडिटोरियल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेंशन मत लेना, यहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर काफी डिटेल में कवर करूंगा। इसी के लिए मैं आप लोगों को डेली रेगुलर 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स के आप लोगों को एमसीक्यू के 3 से 4 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी आप लोगों को वोकैबुलरी मिलती है, और सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में स्टैटिक पोर्शन के साथ में कवर करता हूं। तो अच्छे से इसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। जहां जहां पर मैप की जरूरत पड़ती है वहां वहां पर मैप भी दिखाता हूं। तो स्टैटिक पोर्शन के साथ में हम लोग सारी चीजें एक एक कर कवर करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन होता है, और वो रेगुलर आप लोगों को मैसेज भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जब आप लोग मैसेज करते हैं। और यहाँ पर एक काफी बड़ी मोटिवेशन की बात आप लोग ये बोल सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर एक एक एग्जाम इंसान जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है, और इनके द्वारा 4th गवर्नमेंट सर्विस जो है वो क्लियर कर दी गई है। तो ये है एमके सिंह साहब, जिनके द्वारा शानदार तरीके यहाँ पर परफॉर्मेंस दी गई। तो आप लोग भी देख सकते हैं यार, अगर डेडिकेशन के साथ में आप लोग लगे रहेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें एक दिन जरूर आप लोगों को प्राप्त होंगी। इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली भी गई है कि स्टैटिक पोर्शन जो कवर किया था बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, उससे इनको काफी फायदा देखने को मिला। और ये पोस्ट जब मैंने फेसबुक पर डाली, एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर आप लोग इस पोस्ट के नीचे जाके देखिएगा, एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया, बोला जा रहा है कि सर ये पर्टिकुलर जो आपने शेयर किया इसने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया। रीजन ये है क्योंकि लोग जो है यहाँ पर हम जो है एक पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग जो है 4-4 पेपर निकाल रहे हैं। तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर ये काफी बड़ी बात थी अपने आप में, जो यहाँ पर लिखी इस तरीके से एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा। तो यहाँ पर कोशिश करो यार, अपने आप को थोड़ा सा एक सही तरीके से लेकर चलो, ठीक है। अपना टाइम जो इधर उधर आप लोग वेस्ट करते हैं ना, वो आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आप लोगों को कवर करनी है। क्योंकि आप लोग नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर वही छोड़कर आप लोग बैठ जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। और कोई भी अगर ढंग का एग्जाम आप लोग देने जाते हैं ना, वहां बिना एडिटोरियल के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता यार। अगर आप लोग एडिटोरियल नहीं कवर कर रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर लग रहा है कि टाइम पास करने में मजा आ रहा है कि हाँ न्यूज़पेपर कवर हो गया, मजा आ गया, हाँ ही हो गया, तो बस फिर करते रहो जो कर रहे हो, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो एंजॉय करते रहो आप लोग, ठीक है। मैं एक छोटी सी कोटेशन आप लोगों को बताऊंगा, ये आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगी जिंदगी में। अपनी कमी आप छुपा तो सकते, आप छुपा नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके उसको मिटा जरूर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इंसान आप लोगों ने देखे होंगे सोचते हैं कि अपनी कमी को छिपा ले उल्टी सीधी बातें कर पर लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वो सामने आ ही जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं ही अगर करने लगूं, आप लोगों को एडिटोरियल डेली स्किप कर दूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास में टाइम ना हो, मैं सुबह को उठूं और फटाफट कुछ उल्टी सीधी चीजें पढ़ाकर बोल दूं कि बस यही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है आज का, इसी को एंजॉय कर लो। तो ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के बेसिकली साथ में खिलवाड़ होगा। मैं क्या करूंगा, प्रॉपर वे में उठकर एडिटोरियल पढ़ूंगा, एडिटोरियल पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट होगा वो बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। और न्यूज़पेपर के अंदर भी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो हम लोग कवर करेंगे, वो सारी चीजें एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अच्छे से कवर करके चलो, तो लाइफ में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और कभी यार इंग्लिश से प्रॉब्लम आ रही है या वोकैबुलरी से प्रॉब्लम आ रही है, ये वो सारी चीजें हैं, अगर इनको आप लोग छोड़ दोगे तो फिर आप लोगों के आगे फिर आकर खड़ी हो जाएंगी। तो समस्याओं का समाधान कर आगे बढ़ना है, ना कि समस्याओं को छोड़कर आगे बढ़ोगे, वो फिर आके आप लोगों के सामने खड़ी हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी।
और यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज जो कि बेसिकली कल जो थी काफी ज्यादा वायरल भी यहाँ पर हो रही थी। देखिए, जिन परिवार के जो बच्चे थे यूक्रेन में फंसे हुए थे ना, जब वहां से वापस आ रहे हैं तो आप लोगों को एक अलग ही भावुक जो है बेसिकली पूरा माहौल देश के अंदर देखने को मिलेगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कल फिर पुतिन साहब से बात की गई कि हमारी कंट्री के लोगों को निकलने के लिए थोड़ा रास्ता प्रोवाइड करा जाए, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो जल्द ही कुछ और रियायतें यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो कुछ अच्छी और खबर आप लोगों के सामने निकल कर आएगी, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके बारे में आप लोग अपडेट रह सकते हैं अपने आप को। और जब भी सिलेक्शन होता है यार, जरूर आप लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेट किया करो, और जिसका भी सिलेक्शन होता है आप लोग मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से सिलेक्शन का जो कोई भी मैसेज शेयर करते हैं, मेरे अंदर गूजबम्स आते हैं उससे। ठीक है, मुझे और अंदर से मोटिवेशन मिलता है, तो ये काम आप लोग जरूर किया करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और कांग्रेचुलेशन डियर इतनी अच्छे से मेहनत करने के लिए। और फ्यूचर में मैं एक तरीके से दुआ करता हूं कि और आप लोग अच्छे मुकाम हासिल करो, और इसी तरीके से मैसेज करो और एसएलवी फैमिली को मोटिवेट करो। ओके, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको एथिक्स के अंदर आप लोग, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ऐसी कोटेशन से आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे पुराने पेपर। ठीक है, बात की जा रही है इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू द जस्टिस एवरीवेयर। यानी कि अगर कभी कहीं पर आप लोगों को इनजस्टिस देखने को मिलता है, यानी कि अन्याय कहीं पर होता है, तो वो जहां पर भी न्याय होता है हर उस जगह न्याय के लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए कभी भी सोसाइटी में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मार्टिन लूथर साहब के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई। तो एक अच्छी एक आप लोग स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अगर जस्टिस के बारे में कहीं कुछ लिखने के लिए आता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाएगा, जितना ज्यादा अभी ये आर्टिकल सारे न्यूज में थे। तो एक एक कर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इनको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि जो भी आप लोग काम धंधा अपना करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, उसको कैरी ऑन करना। इसी के साथ में कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, वो आज की डेट में किस आर्टिकल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट बनता है। यानी कि जब संविधान के अंदर पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। उसमें कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को अधिकार देता है? आर्टिकल 19 का 1 का बी, आर्टिकल 19 का 1 का डी, आर्टिकल 19 का 1 का एफ, आर्टिकल 19 का 1 का जी। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि यूपीएससी इस लेवल पर आप लोग के साथ में खेलती है। तो अगर आप लोग इस लेवल पर जाकर तैयारी करोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अभी देखा यूक्रेन के आसपास वाले रीजन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पर ये जो कंट्री है ये नॉर्थ से लेकर साउथ में अरेंज करनी है। तो पहला हो गया लिथुविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, पोलैंड और तुर्की। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए, बी, सी, एफ, डी। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो अच्छे से आप लोग को ये आंसर जो है वो अटेम्प्ट करना है। ये काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ पर बेसिकली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इससे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कौन सी रिपोर्ट जो है इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, या फिर इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2 and 3, सी में बोला गया, बी में बोला गया 2, 3, 4, डी में बोला गया 1, 3, 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या होगा? तो अटेम्प्ट कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। और इसी के साथ में सैटरडे को जो भी आप, सैटरडे को नहीं सॉरी संडे को जो आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के वो डिस्कस करता हूं, उसको वीडियो को जरूर देखा करो। जो भी पूरे वीक में डिस्कस किया है उससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे फ्रंट पेज जो है उससे यहाँ पर चीजें स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी हैं यूक्रेन के बारे में फिर से, और कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो अभी आप लोगों को यहाँ पर पता भी होना चाहिए कि कहां पर क्या क्या चल रहा है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था यूएन जो यूएनएससी इनके यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसकी मीटिंग हुई थी, इंडिया ने उससे एब्सटेन किया था। एब्सटेन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है वोट डालने ही नहीं गए, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको, आप लोग बेसिकली यूएनएससी का नोटा बोल सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने नन ऑफ द अबोव ऑप्शन चूज कर लिया, ना तो किसी के फेवर में वोट डाला और ना ही किसी के अपोज में वोट डाला। सेम कंडीशन अभी यहां पर हम लोग की देखने को मिलेगी यूएनजीए के अंदर, यानी कि जिसको यूएन जनरल असेंबली बोला जाता है, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया? उसमें भी हम लोगों ने एब्सटेन कर दिया गया है। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यार यूएनएससी और यूएनजीए क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाकी हमारी कंट्री में जो भी हमारी कंट्री के जो लोग हैं यहाँ पर उनको एक तरीके से हिदायत दी गई है कि जल्दी से जल्दी जो यहाँ पर खार्किव वाला जो रीजन है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर बम्बार्डमेंट की जा रही है, वहां से निकलकर किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है चीजें और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जिस वॉर को लोग ये सोच रहे थे बड़ी जल्दी ही यहाँ पर निपट जाएगी, वो और ज्यादा एक भयानक या भयावह रूप जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। पर लेकिन यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो पुतिन साहब से बेसिकली कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, जिससे हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते इंडियन स्टूडेंट को बेसिकली एडवाइजरी इश्यूज की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी वो वहां से निकल सके और एक सही पोजीशन या सही लोकेशन पर यहाँ पर पहुंच सके, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसी सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुतिन साहब ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वार जो है इतनी लंबी यहाँ पर छिड़ जाएगी। सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी निपटा के साइड में कर देंगे सारी चीजों को, पर लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है आज के डेट में यूक्रेन को, जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये वॉर बढ़ रही है वैसे वैसे रशिया को और ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। दुनिया भर के सैंक्शन लग चुके हैं यार, किसी एक कंपनी के नहीं, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग बैंक के ऊपर, इनके लोगों के ऊपर। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा सारी सप्लाई चेन तक यहाँ पर कट की जा रही है रशिया के साथ में। तो रशिया जो है एक बहुत ही गलत पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया है आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में कंडीशन ये बनेगी कि जो अब तक दोस्त हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब सिचुएशन ऐसी यहाँ पर बन जाती है। तो ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन के जोन में अगर पुतिन यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आते हैं तो ये और ज्यादा एक अनकंफर्टेबल क्रिएट कर सकती है सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो देखते हैं कंडीशन अभी क्या बनती है। पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकता है वो है यूएनजीए के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। बेसिकली यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो मीटिंग हुई, इसमें अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को इसके बारे में बेसिक में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या चल रहा है उसके बारे में तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, पर बेसिक आप लोगों से जरूर पूछ सकता है। जो इसके अंदर टोटल आप लोगों को जो मेंबर देखने को मिलेंगे इसके बारे में मैं टोटल आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। पहले तो इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बोलते हैं। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी कल परसों में, उसमें यूनाइटेड नेशन हम लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस किया था। सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल तरीके से जब आप लोग अपनी कंट्री में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में एक पर्टिकुलर जैसे कि कैबिनेट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कैबिनेट क्या होता है, वो मंत्रियों का एक ग्रुप होता है जो कि डिसीजन लेता है। ऐसे ही यहाँ पर जो यूएन जनरल असेंबली है वो पार्लियामेंट होगी, और उसके अंदर जो यहाँ पर यूएनएससी है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर हैं, तो वो आप लोगों का यहाँ पर कैबिनेट हो गया। तो वो उस कैबिनेट में इंडिया के द्वारा एब्सटेन किया गया था, किसी भी वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, हम लोगों ने मना कर दिया था। इनडायरेक्ट वे में बोले तो हम लोगों ने रशिया को सपोर्ट कर दिया था। पर लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर मीटिंग देख रहे थे जिसके अंदर यहाँ पर सारी बातें की गई, ये है बेसिकली यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली में टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं। तो 193 मेंबर में से यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग डेटा याद रखना चाहते हैं तो 141 मेंबर जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, वोट जो है वो रशिया के अगेंस्ट में किया गया, यानी कि रशिया की हरकतों को यहाँ पर बेसिकली जो एग्रेशन है उसको यहाँ पर अपोज किया। ये नहीं होना चाहिए था, यानी कि रशिया जो है वो गलत कर रहा है। 141 मेंबर के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया। इसी के साथ में यहाँ पर 5 मेंबर ऐसे थे जो कुछ चहीते हैं जिनके द्वारा रशिया का सपोर्ट किया गया, और यहाँ पर टोटल 35 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया ये ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन कर लिया, यानी कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो यूएनएससी है, यहाँ पर यूएन जो यहाँ पर जीए है यूएन जनरल असेंबली, इसके अंदर ये टोटल जो क्रिएट किया गया था 1945 में क्रिएट किया गया था। और बेसिक पर्पज यार यहाँ पर उस टाइम पर यही हुआ करता था कि आज के डेट में चीजें जो है वो इस तरीके से चले कि कोई बुरी कंडीशन यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में देखने को न मिले और शांति बनाकर रखी जा सके। क्योंकि जब ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हो चुकी थी तो ये लग रहा था आगे भी अगर कंडीशन ऐसी बनेगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी ताकि आगे चलकर ऐसी चीजें न देखने को मिले। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा आप लोग पूछे कि यहाँ पर अपोज किसने किया उसके बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ देश हैं जिनके बारे में आप लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है रशिया, खुद ही आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में सीरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीरिया जो है वो रशिया का लंगोटिया यार आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में इक्वेटोरियल गुनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को एक और कंट्री बेलारूस जो कि यहाँ पर लंगोटिया यार है, ये कुछ ऐसे देश है जिन्होंने यहाँ पर रशिया को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी अगर इस ग्रुप के बारे में आप लोग बात करते हैं जिसको हम लोग यूएन जो जनरल असेंबली बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। स्टार्टिंग में जब यहाँ पर बनाएगी तो आप लोगों ने नाम सुना होगा लीग ऑफ नेशन का। जब हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो लीग ऑफ नेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो गई दुनिया के अंदर में तो जो त्राहिमाम मचा उसको रोकने की कोशिश की गई, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ जो यहाँ पर वर्साइल आप लोगों को देखने को मिली जिसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की गई। इसी के बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी निकल कर आई जो कि 1919 में क्रिएट की गई। अभी रिसेंटली 2019 में
पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एफिलिएटेड है यहाँ पर लीग ऑफ नेशन के साथ में। और फिर आगे चलकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एक शब्द जो निकाल कर लेकर आया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। ये जो यूनाइटेड नेशन जो है ये शब्द कॉइन किया गया यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनको लगा यार यूएसए जैसे ही कुछ कर देते हैं, तो यूनाइटेड तो यूएसए का उठा लिया और सारे नेशन को जोड़ दिया उन्होंने। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर क्या होता है, यूएसए के अंदर में 50 राज्य जो हैं वो एक साथ में आकर बैठते हैं, तो इनको लगा यहाँ पर 50 राज्य एक साथ में आकर बैठते हैं, इनको यूनाइटेड स्टेट बोल देते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के नेशन देश एक साथ में आएंगे तो इसको यूनाइटेड नेशन बोल देते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ सोचा होगा इन्होंने, जहां तक मुझे लगता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं। इसके अंदर टोटल जो ऑर्गन है वो आप लोगों को 6 ऑर्गन नजर आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। यूएन जनरल असेंबली हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टशिप हो गया, इसी के साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया और यूएन सेक्रेटरीट हो गया। ठीक है, तो अभी जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यूएनजीए के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने जो बात की थी यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की थी। तो ये कुछ ऐसा फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। 1945 में इसको बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में याद रखते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया था अब्दुल्ला सईद को। ठीक है, तो ये कौन थे, ये यहाँ पर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर चेयरपर्सन है किसके, यूएन जो जनरल असेंबली है इसके। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पर बन गई थी। हम लोग जो है यहाँ पर मालदीव के साथ में जाकर जुड़ गए थे, जबकि यहाँ पर अफगानिस्तान के भी एक नेता यहाँ पर खड़े हुए थे उस टाइम पर जब ये चीजें देखने को मिली। पर अच्छा हुआ हम लोगों ने अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है कि कंडीशन कैसी बन चुकी थी थोड़े टाइम बाद में ही। तो यूएनजीए के जो अंदर आप लोग देखते हैं यहाँ पर टोटल 193 मेंबर है। यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका आप लोग को न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, और प्रेसिडेंट जो है अभी फिलहाल मालदीव के यहाँ पर अब्दुल्ला सईद है। तो जो इलेक्ट हुए यहाँ पर 76 जो प्रेसिडेंट यूएनजीए के अंदर में। ठीक है, तो ये 7 जून 2021 में जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था उस टाइम पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से रिवीजन भी अभी हो रहा है। ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, ये आप लोगों को न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के सामने। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था। यूएन जो जी है उसको पार्लियामेंट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और यूएनएससी जो है जिसको यूएन सिक्योरिटी हम लोग काउंसिल बोलते हैं, उसको आप लोग अपनी कंट्री के कैबिनेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और वहां पर वीटो पावर भी आप लोग को देखने को उनके पास में मिलती है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे कि शांति कैसे बनाकर रखनी है, कोई भी इंटरनेशनल इशू है, जैसे अभी यूक्रेन का इशू आगे इसमें कैसे काम करना है, तो इनके खिलाफ इनके कैसे डिस्कशन होता है, उनके खिलाफ या फिर फेवर में वोट डाली जाती है, और वोटिंग पावर यहां पर दी जाती है। सिंपल मेजोरिटी रहती है यहाँ पर, अगर कोई भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसे भी है यहाँ पर 2/3 भी वोटिंग यूज की जाती है। ठीक है, अगर बात करें अनलाइक सिक्योरिटी काउंसिल, नो वीटो पावर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, तो वीटो पावर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यूएनएससी के अंदर में खुद रशिया के द्वारा वो डिसीजन जो था वो वीटो कर दिया था, क्योंकि उसके पास में वीटो पावर है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हर एक इंसान के पास में, इंसान मतलब कंट्री के पास में अपनी वोट है जो वो यूटिलाइज कर सकता है या फिर एब्सटेन कर सकता है। तो यहाँ पर अभी जो वोटिंग हुई वो इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिली, जो रशिया के मुद्दे पर यहाँ पर वोटिंग की गई है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि वोटिंग के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, जो यहाँ पर वीटो पावर होती है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर यहाँ पर रखी गई है, बेसिकली इसके अंदर चार्टर के अंदर। तो कौन सा आर्टिकल है ये आप लोग बताएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है रिसेंटली अभी जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ये एसटीओ क्वेश्चन बन जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो यहाँ पर इस ट्रीटी के बारे में आप लोग याद रखते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है और बन भी चुका है अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 1919 में 28 जून को यहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी। इसमें जर्मनी के द्वारा जो अतकी मचाई गई थी उसको रोकने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो भी कंट्रोल की गई थी एरिया, जैसे अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक के अंदर में, उनको सबको सरेंडर करने की बात की गई थी। ठीक है, इसी के साथ में अदर नेशन जैसे कि यहाँ पर फ्रांस, पोलैंड हो गया, तो इससे रिलेटेड जो टेरिटरी थी उसके बारे में बात की गई। रिड्यूस किया गया इसकी मिलिट्री को भी। इसी के साथ में यहाँ पर इनको पे करने की बात की गई। अलाइड जो एरिया थे यहाँ पर, ठीक है, इनके जो अलाइड कंट्री थी यहाँ पर, उनके लिए पे करने की बात की गई, क्योंकि इनके द्वारा काफी उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पर कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो भी नुकसान होता अलाइड कंट्री का, अभी अलाइड कौन सी उनके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो भी एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि जर्मनी जो है उसने वॉर जो है वो बड़ी ही कंडीशन एक तरीके से खराब की, जिसकी वजह से जर्मनी की वजह से वॉर हुई। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा जो है वो कोई गलत काम कर दे और उस बच्चे को इतनी ज्यादा यातनाएं दे दो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए अंदर से। तो जर्मनी के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, उसकी सारी पावर छीन ली गई, उसको बेसिकली गिल्टी बताया गया सारी, मतलब ये इतनी बड़ी बेइज्जती थी जर्मनी की जिसकी कुछ हद नहीं है। तो वहां से अब जर्मनी को बेसिकली शांति में बैठने को भी मतलब बनता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के डेट में
सेम कंडीशन अगर पुतिन साहब के साथ में चल रही है, तो पुतिन को बिल्कुल चारों तरफ से गाली देना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी वजह से दुनिया बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो पुतिन फ्रस्ट्रेट हो गए, पता चला बॉम्ब गिरा दे, ठीक है, पता चला उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया कि कर लो जो करना है, ठीक है, मेरी जिंदगी वैसे ही पूरी हो चुकी है, मेरी जो मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहा हूं, तुम ऐसी तैसी कराते रहो जो कराना है। तो सामने वाले को इतना भी फ्रस्ट्रेट मत करो कि वो अपना आपा ही खो बैठे। जर्मनी के साथ में ऐसा ही किया गया, सारे प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिए, उसकी आर्मी छीन ली, उसके एरिया छीन लिए सारे, ऊपर से उसके ऊपर पैसे पे करना है वो लगा दिया, मतलब उसको बोला तुम ही बेइज्जती, तुम मतलब उसकी खूब बेइज्जती गई, तुम्ही की वजह से वार हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो जो ग्रुप था यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर जो आप लोगों को देखने को मिलता था। तो ये एक साइड में लड़ रहे थे और दूसरी साइड में अलाइड पावर थी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, रोमानिया, जापान, यूएसए। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यूएसए था वो यहाँ पर रसिया के साथ में मिलकर काम किया करता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन आगे चलते चलते यूएसए का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं खो गया और इसी के चलते यहाँ पर ये रसिया जो है वो अपोजिट साइड में जाकर खड़ा हो गया। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोग को नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखेगा। कुछ और बातें अगर आप लोग बात करें यूएनजीए के अंदर जो सब्सिडरी ऑर्गन है, यानी कि वो तो मैंने 6 आप लोगों को बताई दिए, यहाँ पर और भी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी यूएनजीए के अंदर में। तो इसको याद रखते हैं, जैसे डिसआर्मामेंट कमीशन हो गया, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में से न्यूक्लियर की जो चीजें हमको खत्म करना है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन हो गया, इंटरनेशनल सिविल जो सर्विस कमीशन हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पर कोएलिशन ये कमीशन फॉर द पैलेस्टीन के बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में ये कई बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जिसको यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनल ट्रेड और लॉज बोलते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यूएन नेशन का जो यहाँ पर पीस बिल्डिंग कमीशन है वो भी है। इनके मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसे शांति बनाकर रखना है दुनिया में उनके बारे में काम करती है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो कुछ और चीजें मैंने ऐड कर दी है, सारी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, इनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी। और ये सारी रिलेटेड जो बॉडीज हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार आप लोगों से पूछ जाता है कि कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो ये सारी दे रखी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनको नोबेल प्राइज मिल चुके हैं सबको, अगर आप लोग जाकर देखोगे अलग अलग कामों के लिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा होमवर्क मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसके बारे में आप लोग देखेगा इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा कम से कम पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज ही सबको पढ़ देना है, मतलब थोड़ा सा टाइम निकालते रहिएगा और इनकी एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता रहिएगा। वैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भी कवर करते रहता हूं। जैसे शाम को जब वीडियो आती है आप लोगों की जो 8:30 बजे, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम कवर करते रहता हूं। तो ऐसा नहीं है, तो जहां जहां पर मुझे मौका मिलता रहेगा मैं कवर करता रहूंगा और बाकी कुछ आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में आप लोग देख लेना, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई सारे जो सिटीजन है हमारे उनको वापस लाया जा रहा है, एब्स्टेन तो यहाँ पर हो गए। अभी किरण रिजिजू साहब जो है उनके द्वारा बोला गया कई सारे लोगों को अभी वापस लेकर आए स्लोवाकिया से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो है उसके बेस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और आसपास वाले रीजन में यहाँ पर जैसे कि स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, मालदो हो गया, रोमानिया हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपनी कंट्री के लोगों को बोल रहे हैं कि वहां से निकलकर तुम लोग यहाँ तक पहुंचो। तो इसके चलते लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो पा रही है, ठीक है। यानी कि अपने लोगों को हम लोग वहां से निकाल पा रहे हैं। और ऑपरेशन गंगा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री के द्वारा चलाया गया यूक्रेन से निकालने के लिए। इसी के साथ में सारे ऑपरेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जहां से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ऑपरेशन वंदे भारत हो गया, ये हम लोगों ने कहां से किसके लिए चलाया था, तो ये हमारी कंट्री के कोविड-19 के जो फंसे हुए लोग थे उनको निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया, तो ये बेसिकली नेवी के द्वारा चलाया गया था कोविड-19 के लोगों को निकालने के लिए। इसी के साथ में ऑपरेशन ब्रेसल हो गया, यहाँ पर 2016 में बेल्जियम से अपने लोगों को निकाला गया था जब टेररिस्ट अटैक वहां पर हुआ। ऑपरेशन राहत हो गया, यहाँ पर ऑपरेशन राहत हो गया और ऑपरेशन सुकून हो गया, दोनों कंफ्यूज मत करना। 2015 में यहाँ पर ऑपरेशन राहत था, ये यमन से लोग निकाले गए थे। और ऑपरेशन सुकून जो था ये बैरूत बेसिकली लेबनान के ऊपर जब यहाँ पर अटैक किया गया तो उसमें से यहाँ पर लोगों को निकाला गया और सी लिफ्ट इसको बोला गया, ठीक है। कुवैत का आप लोगों को पता ही है एयरलिफ्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को निकाला गया था। और ऑपरेशन मैत्री जो है ये नेपाल के अर्थक्वेक से लोगों को निकाला गया। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है यहाँ पर अपने सिटीजन को लीबिया से निकाला गया। तो ये सारी जो लिस्ट है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर भी। एसएलवी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग जाएंगे तो पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है। और एक और यहाँ पर जो मैंने कल शाम आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था शाम वाली वीडियो के अंदर में, इंडिया और यूएसए के रिलेशन को लेकर वो सारी बातें और रशिया के लिए क्यों हम लोग वोट डाल रहे हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और हाँ फिर माइंड से निकल जाएगा। ये एक बात और याद रखना, पूरे फरवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो ऑलरेडी आप लोग के अपलोड कर दिए, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। और उसकी पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस है थोड़ा सा एग्जाम को लेकर तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। पीडीएफ पूरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, देख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट डे की प्रोवाइड करा दी है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट जो फरवरी करंट का है वो अफेयर उसकी भी वीडियो पीपीटी मतलब पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है।
और रेगुलर 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, इनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो अगर रियलिटी में सीरियस हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को ये अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से। आधा घंटा निकाल कर भी लिखोगे ना, कम से कम एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग लिखोगे, तो अभी आप लोग एक प्रॉपर पैटर्न में रहोगे। ऐसा नहीं कि बस प्रीलिम्स क्लियर करना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स को छोड़ देना है, मैं ये कह रहा हूं कि बस आधा घंटा 24 घंटे में से निकाल लो, ठीक है। ये आप लोगों को उस टाइम पर फील होगा जब आप लोग मेंस में बैठे होंगे, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी रट के चले जाओगे और वहां पर जो मेन चीज होती है वो आप लोग नहीं कर पाओगे, तो फिर लगेगा यार 1 साल बर्बाद कर दी। तो इसलिए ढंग से चीजों को लेकर चलो यार, जब भी चलो उन्हें कहते हैं काम को करो तो ऐसा करो कि मजा आ जाए कि हाँ हम लोगों ने इसको ढंग से किया है, तो वाली चीजें आप लोगों को देखकर चलनी है। तो यूएनजीए के बारे में पूरा जान लिया, ऑपरेशन के बारे में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, ये स्क्रीनशॉट भी ले लेना और वहां पर भी शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, तो आप लोग उसको देख लेना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर और है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, इंडियन को बोला गया कि वो एक तरीके से जहां पर वार जोन है खार्किव, यहाँ पर उससे निकलकर साइड में थोड़ा निकले, जैसे तैसे अपनी जान बचा के निकल रहे हैं। स्टूडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि एक नहीं प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, तो इसकी वजह से कई सारे लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, खाने पीने की जगह वहां पर कुछ बचा नहीं है उनके लिए, तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिनको निकाला जा रहा है उनकी तो अच्छी बात है, आप लोगों ने देखा अभी अपने देश में वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए खुशी की बात है, पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमारी कंट्री के जो बेसिकली लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि एक पैसेज दिया जाए जिससे यहाँ पर रशिया से अपने देश के लोगों को निकाला जाए। तो हमारी कंट्री लगातार बात कर रही है रशिया के साथ में, और इसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा C-17, ये बहुत बड़ा हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट है जिसमें दुनिया भर के लोग, दुनिया भर का सामान यहाँ पर लाया जा सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा इसका इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमारी कंट्री की जो एयरफोर्स है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया जल्दी से जल्दी उसको भी लगाया जाए अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। और इसी के साथ में अभी एक ये भी बातें निकल कर आई कि हम लोग अपने लोगों के साथ साथ में जो दूसरी कंट्री के लोग अगर निकलना चाहते हैं तो उनकी भी यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है हम लोग बड़े दिल के इंसान हैं, तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दा है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया हो गया खार्किव वाला, जहां पर काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट की जा रही है और आसपास वाले रीजन में रसिया है, इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में ये होगी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल है थोड़ा सा बीच में डिफरेंट है, बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली यूपीएससी के द्वारा ऐसे भी पूछा जाता है, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हमारा देश जो है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि पुरुष प्रधान देश है। तो पुरुष प्रधान देश में अगर आप लोग बात करें तो महिलाओं को जो होता है वो सबॉर्डिनेट माना जाता है बेसिकली पुरुष के। तो इसके बारे में आप लोग ही क्या रहे हैं। अगर बातें करें, यहाँ पर ये बोला गया कि इंडिया के अंदर अगर आप लोग बातें करेंगे तो ये बोला जा रहा है कि हर 10 में से 9 इंडियन ये सोचते हैं कि वाइफ जो है उसको ओबे, यानी कि एक तरीके से आज्ञा माननी चाहिए हस्बैंड की। तो ये स्टडी यहाँ पर की गई पे सेंटर के द्वारा। तो इसमें बोला गया कि हमारी कंट्री में जेंडर जो है वो क्या रोल प्ले करता है, इससे यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि हर 10 में से 9 लोग ये बोलते हैं कि जो वाइफ है उसको हस्बैंड की बात माननी चाहिए। पर लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो है, जैसे आप लोग अपने घर में देखोगे मम्मी पापा हो गए, तो मम्मी पापा हो गए या फिर बाबा दादी थे पहले, तो यार वो गाड़ी के ना एक तरीके से पहिया होते हैं दोनों, आप लोग चला नहीं सकते एक पहिया से गाड़ी को। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर दोनों की बातें यहाँ पर बेसिकली होनी चाहिए, यानी कि दोनों की बातें माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अपनी बातें मान रहा है, डिस्कस करके एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने पार्लियामेंट में चलते हैं कि अच्छे से सहमति करके मेजोरिटी का डिसीजन होना चाहिए। तो वो है यहाँ पर आप लोग की क्या राय, इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी बातें बता रखी है कि वुमेन जो है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से कहां पर उनकी सलाह ली जाती है। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सलाह ले ली जाती है, ठीक है। कई जगह ऐसे मुद्दे जहां पर कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसके बारे में पूरी स्टडी यहाँ पर की गई है। तो इसके बारे में चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आर्टिकल में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग क्या लगता है यहाँ पर कि ये सही है या फिर गलत है, यस या फिर नो में आप लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखता हूं कौन कौन क्या आंसर देता है, ओके। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये अभी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इसको लेकर, ये बेसिकली हो रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिले जो कि यहाँ पर पहुंचे। नीट जो यहाँ पर हमारी कंट्री में उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया, यानी कि नीट जो है हमारे देश में आज के में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यहाँ पर सेंटर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग जो है वो बाहर पढ़ने जाने लगे, यानी कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे थे। दूसरा ये भी रीजन बोला गया है, तो मेडिकल स्टूडेंट की जो डेथ है उसकी वजह से यहाँ पर नीट को लेकर और सारी बातें की जाने लगी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, क्योंकि ये तो आप लोगों से कोई पूछेगा नहीं, यहां से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। नेट है क्या, यहाँ पर इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट।
हमारे देश में अभी यहाँ पर ये एक ऐसा टेस्ट स्टार्ट किया गया रिसेंटली अभी, जिसने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर बेसिकली इसकी जगह अब ये होने लगा। इसमें एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के जो भी यहाँ पर पोस्ट होती है सबके लिए यहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाने लगा इकट्ठा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सारे लोगों का सिलेक्शन होता है और वहां पर सबको आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या किया जाता है, अलग अलग पोस्ट दी जाती है। किसी को आईएएस मिल गया, किसी को आईपीएस मिल गया, किसी को आईएफएस मिल गया, किसी को आईआरएस मिल गया, ठीक है, किसी को आगे चल के यूनियन टेरिटरी मिल गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा उसमें ग्रुप बी की भी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बच्चा पूछ रहा था सर यूपीएससी में ग्रुप बी भी होता है क्या? जी हाँ, यूपीएससी में भी ग्रुप बी होता है, ठीक है। जो लास्ट की पोस्ट अगर देखोगे नोटिफिकेशन उठा के, तो ग्रुप बी की भी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यूपीएससी के थ्रू भी ग्रुप बी जो है वो कंडक्ट भी कराया जाता है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ए की ही पोस्ट रहती है सारी। अगर बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है यहाँ पर इसको कंडक्ट कराएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर देखने को मिलेगी। तो NEET यूजीसी जो है रिप्लेस कर चुका है जो यहाँ पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट जो है वो यहाँ पर सदमे में आ गए। क्यों? पहले स्टेट अपने लेवल पर चीजों को कंडक्ट कराता था, पर लेकिन अब सारी चीजें जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चलेगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इशू भी यहाँ पर हो गया। तो कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था कि यहाँ पर आज के में सारी जो सीट है मोर देन 60,000 जो सीट है अक्रॉस द कंट्री वो इससे भरी जाएगी यहाँ पर। इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जो रिसर्च है यहाँ पर, ये इनके लिए सेपरेट कंडक्ट जो एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, ये आप लोग देख सकते हैं, तो भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनसे आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो जैन ग्रुप है देश के अंदर में यहाँ पर, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी यहाँ पर रिस्टोर किया गया है, जो बेसिकली इनका एक लोकेशन पिलग्रिमेज, जहां पर ये जाकर अपना विजिट करना चाहते हैं। एक सेरीन जो होता है ना, एक तरीके से जो श्रद्धा का जो जगह होती है, तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है दोनों कंट्री के बीच में चीजों को स्टार्ट किया जाए। देखिए, जब भी कोई ऐसी बात आती है ना, तो कुछ बेसिक चीजें आप लोग याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आंसर राइटिंग में भी आप लोग डेटा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें तो आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। एक तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में आप लोगों को जाना है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल जो 28 है, ये आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं। ये आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, इनके इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये याद रखिएगा। ये माइनॉरिटी के अधिकार है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर अपनी जो भी चीजें हैं उनको सहज कर सकते हैं। तो ये दो जो पर्टिकुलर एरिया है इनके बारे में पता होना चाहिए। माइनॉरिटी टोटल हमारे देश में 6 हैं, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यहाँ पर अभी डेटा थोड़ा पुराना है, जनगणना 2011 की है, क्योंकि अभी नई जनगणना जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। टोटल मिलाकर हमारे देश में ये माना जा रहा है जनगणना 2011 के हिसाब से कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 19 से 20% हमारे देश में माइनॉरिटी है, जिसमें 5 माइनॉरिटी थी पहले यहाँ पर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट। अभी यहाँ पर एक और ऐड की गई जिसको जैन बोलते हैं, नई, और फारसी। तो टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी अभी यहाँ पर हो गई है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन है? वो मुस्लिम है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्रिश्चियन है, तीसरे नंबर पर सिख है, चौथे नंबर पर बुद्धिस्ट है, पांचवें नंबर पर जैन और छठे नंबर पर पारसी है। इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और संविधान से रिलेटेड यहाँ पर जो चीजें हैं कुछ, तो इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये भी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताई, अभी यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अलग अलग देश में हमारे देश के सिटीजन जो रह रहे हैं यहाँ पर, खासकर जो पढ़ने के लिए गए हैं, तो कनाडा में और यूएसए में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 2 लाख के करीब लोग हैं। यानी कि कनाडा में तो साडा पूरा इंडिया रहता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। यहाँ पर आधे से ज्यादा पंजाबी लोग अपने देखने को मिलेंगे। और यूएसए में बहुत बड़ी सेक्शन हमारा देखने को मिलेगा। यूक्रेन में 18,000 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने गए थे। इसी के साथ में यूएई में 80,000 के करीब है। चाइना में भी लोग हैं भाई साहब, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिला यूएई, पांचवें नंबर पर यहाँ पर चाइना, छठे नंबर पर यूक्रेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बेसिकली प्रस्तुत किया गया था लोकसभा के अंदर में, डेटा आप लोगों के सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। WHO ये बोलता है कि देश के अंदर में हर 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, पर लेकिन हमारी कंट्री में कहीं 10,000 लोगों के ऊपर डॉक्टर है, कहीं और ज्यादा है, कहीं आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इससे समझ सकते हैं पूरा डेटा आप लोगों के सामने, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। तो ये दिखाया जाए यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो आज के डेट में हम लोग कैसे काम करना चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर करके आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं। बाकी कई एडिटोरियल यूक्रेन के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यूक्रेन में अटैक की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। सो सबसे बड़ी जो कॉलम निकल कर आ रही है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि हमारे देश पर भी उसका काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते हमारे देश में भी
कई सारी चीजों के प्राइस जो है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने होगा यहाँ पर, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर किया गया। किसके अंदर में? ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। तो रशिया के इन्वेजन की वजह से यहाँ पर ये बोला गया है कि ग्लोबल जो चिप की शॉर्टेज है वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर काफी ज्यादा चिप की शॉर्टेज हो गई थी, तो आप लोग काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो उसी के बारे में जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के चलते हमारे देश में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और काफी लार्ज स्केल पर कई सारी चीजों के बारे में बातें की। तो उसी के चलते यहाँ पर एक और सिचुएशन अभी आप लोग को देखने को मिल रही है। तो जो पूरा आर्टिकल मैं अब आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो स्टैटिक प्लस करंट का आप लोगों को मिक्सचर देखने को मिलेगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। जनरल साइंस के अंदर भी आप लोगों को सेमीकंडक्टर पूछ ले क्या होता है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये आर्टिकल प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं पीपीटी में। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत जो लगती है ना वो लगती है पीपीटी बनाने में। ठीक है, वरना न्यूज़पेपर में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। न्यूज़पेपर पढ़ने में ज्यादा कितना लगता है? 40 से 45 मिनट टाइम लगता है मुश्किल से। पर लेकिन जो पीपीटी बनाई जाती है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत का काम किया था ताकि आप लोग इनको चीजों को रिवाइज कर सको। तो पीडीएफ आप लोगों को प्रॉपर मिल जाती है। तो ये चीजों को आप लोग अप्रिशिएट किया कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन किया कीजिए। जैसे उस बच्चे के बारे में मैंने बताया, अभी 4 एग्जाम निकल चुके हैं, आप लोग के भी निकलेंगे, थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा काफी डिटेल में। ओके, आज की डेट में छोटी से छोटी चीज मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक का हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो काफी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का कि जिसके बिना हमारी काम चल ही नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिजाइन में इनको क्रिएट किया गया। आज की डेट में ऐसा हो चुका है एक छोटी सी चिप के अंदर ही पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। पहले इनका साइज बड़ा हुआ करता था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम ऐसा था कि जो पूरा जो कंप्यूटर है वो एक रूम में आया करता था, एक रूम जितना कंप्यूटर था। और आज की डेट में क्या है, एक मोबाइल आप लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हो तो वो आप लोगों का पूरा कंप्यूटर बन जाता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग अपने ही देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें तो हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो चिप हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं ये सारी ऑल ओवर वर्ल्ड से खरीद कर लेकर आते हैं। हमारे देश में काफी कम यहाँ पर बनाई जाती है। बनाई क्या जाती है? बिल्कुल ना के बराबर चीजें, थोड़ी बहुत जो बनाई जाती है वो बेसिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते हैं। तो उसके अलावा बाकी बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आज की डेट में भी जो पावरफुल कंट्री है इस एरिया में वो है यूएसए, जो कि 47% यानी कि 47% यहाँ पर इसका टोटल इसके पास में पावर देखने को मिलेगी। अगर दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो एक टाइम पर जापान हुआ करता था। ठीक है, तो जापान अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे आगे जो बढ़ता हुआ आ रहा है वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया लगभग आप लोगों को 20% यहाँ पर देखने को मिलेगा। जापान लगभग 10% देखने को मिलेगा। चाइना यहाँ पर 5% लगभग, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 10% और ताइवान यहाँ पर 7%। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है फिलहाल अभी यहाँ पर? वो है ताइवान। ताइवान हमारे साथ में मिलकर काम करने वाला है इस फील्ड में, जिससे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये फोल्डर आप लोगों को काम आने वाला है वहां पर बेसिकली एग्जाम में। तो ये सारा माल मसाला आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा और पर्टिकुलर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ में आप लोगों को कुछ चीजें और समझनी चाहिए, जैसे कि इंसुलेटर। ठीक है, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो ये कई बार आप लोगों से जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में। जो इंसुलेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई गर्म चीज पकड़नी है, देखा नहीं होगा घर में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो तवा जो रहता है उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल रहता है वो लकड़ी का रहता है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, एक तरीके से मतलब इसका ये हो गया कि आप लोगों के हाथ में वो चीज गर्म न लगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मियां घरों में देखा होगा ना, जब कोई पतीली वगैरह कोई मतलब कुछ भी इस तरीके से कोई कढ़ाई वगैरह उठाती है तो हाथों में कपड़ा पकड़ लेती है, और जब उससे हैंडल को पकड़ के उठाती है तो वो क्या रहता है, वो इसीलिए रहता है ताकि हाथ न जले। तो कपड़ा इंसुलेटर का काम करता है वहां पर। तो इंसुलेटर क्या करता है, हीट को रोकने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी को टच न कर सके। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकना है तो आप लोग इंसुलेटर यूज करते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब इनके बीच का हो जाएगा। तीसरा हो गया कंडक्टर। कंडक्टर क्या रहता है, बहुत शानदार तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जो हीट है या फिर जो बिजली है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये सारा काम करता है कंडक्टर। पर लेकिन सेमीकंडक्टर इसके बीच का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप लोगों को इस वाली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब यहां पर एक तो हो गया यहां पर कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, और एक हो गया यहां पर ये बेसिकली वैलेंस बैंड। जब यहां पर इनके बीच में जो ज्यादा गैप हो गया तो इसका मतलब ये इंसुलेटर हो गया, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को इंसुलेटर यहां पर देखने को मिलेगा। जब थोड़े से पास में आ गए और कुछ कनेक्शन यहां पर बनाया जा सकता है, यहां पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी की जा सकती है, ये गैप थोड़ा कम हो गया बिल्कुल एक तरीके से, और इनके बीच में थोड़ा एनर्जी फ्लो हो सकता है, तो ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में यहां पर आ जाता है। ठीक है, तीसरा जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं
हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर वाली बात होगी। तो जो भी हम लोग घरों में तार यूज करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली कंडक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज की जाती है, जो मोटर बनते हैं वो सारी चीजें, कोई भी बिजली का तार है अगर आज के डेट में उसमें हाथ लगाएंगे तो वो आप लोगों को पटक पटक के मारेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आती है। तो इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बिजली के तार को छूने से पहले वैसा चप्पल पहन लेना, ठीक है, वरना चप्पलें पड़ेंगी फिर अगर किसी ने करंट लगा दिया तो ये बातें हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या क्या है, पूरा उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और निकिल, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर में आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर सेमीकंडक्टर, तो कार्बन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आप लोगों के बेसिकली सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर काफी लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं। रीजन क्या है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों ने ये वाला सर्किट कभी देखा है घरों में, जब पुरानी रेडियो आया करती थी, जब उसमें सेल भी हम लोग डाला करते थे, तो पीछे से उसका बक्सा खुलता था पूरा, ठीक है, मान लीजिए ये रेडियो होती थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। इस पे यहाँ पे बेसिकली ऊपर जो होती थी एक वो होता था, वो एक ऐसी लाइन रहती थी, वो चला करती थी आगे पीछे जब हम लोग चैनल चेंज करते थे, और यहाँ पे बटन हुआ करता था चैनल चेंज करने का, और एक छोटा सा बटन यहाँ पर हुआ करता था। याद आ रही है ये रेडियो बेसिकली मैंने बहुत यूज किया यार, ये जब पढ़ा करता था ना मैं बेसिकली जब खासकर जो मैथ्स वाला जो पोर्शन किया करता था तो शौक चला लिया करता था। तो मुझे इसलिए कई बार ना कुछ गड़बड़ हो गई तो खोल के देख लिया उसको अंदर से, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, तो वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोग इनको बनाते नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य आप लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पर खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा मजबूर नजर आते हैं। तो इसी के ऊपर काम करने की जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा है, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बताया हर जगह इसको यूज करते हैं, और इसी के साथ में जो पीसी है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी 70% तक चाइना से खरीद कर जाती है, सेल फोन के अंदर 51% और टीवी मॉनिटर के अंदर 36% चाइना का दबदबा है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया, वो न्यूज में इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर आ गया कोरोना वायरस आने की वजह से चाइना की सारी जो फैसिलिटी थी वो बंद हो गई वहां पर। तो जैसे ही चाइना के वहां पर चीजें सामान जो है वो आना बंद हो गया, अब ये लगने लगा यार काम कैसे चले गए, तो ये तो सारी चीजें बंद हो गई, तो हम लोगों को लगा यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो यहां पर याद रखिएगा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कंडक्टर होता है वो एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस रखता है, यानी कि जब यहां पर बिजली एक एरिया से दूसरे एरिया में जानी है तो वो आसानी से चली जाएगी, कंडक्टर का काम ही यही होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही लो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ना के बराबर में। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा और रेजिस्टेंस हो जाता है, पर लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर में तो इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो हीट को फ्लो होने ही नहीं देता है बिल्कुल भी। तो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि रुकावट बेसिकली बढ़ती चली जाती है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर में उससे कम है, और कंडक्टर में उससे कम है, यानी कि ना के बराबर है। तो ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि किसमें रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट ज्यादा है और किसमें कम है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को कई सारी बातें बताते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में रहेगा, तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा, जो कई सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर बात करें तो नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश में लाई गई थी 2019 में। उस टाइम पर बोला गया था यार इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट वगैरह है ना अपने देश में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें चिपसेट के बारे में हम लोगों ने बातें की। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि डिजाइन करना है अपने ही देश में और मैन्युफैक्चर करना है, ताकि भाई साहब बाहर से खरीद के न लानी पड़े, और अपने ही देश में हम लोग इनको बनाएंगे तो हमारे जैसे इंजीनियर फिर वहां पर जाएंगे उनको बनाने के लिए, तो बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियरों को यहाँ पर जॉब भी मिलती हुई नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर अपने ही देश में अपने ही पैसे को अपने ही लोगों पर यूज करके अपना ही फायदा पहुंचाकर अपने ही घर में सारे सामान हम लोग बना पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें 100% जो हम आज के में जो चिप, मेमोरी, डिस्प्ले वगैरह ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इसमें हमारा खर्चा जो 2020 में था वो लगभग 15 बिलियन आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें से 37 बिलियन सोच रहे हैं हम लोगों ने ओनली चाइना से खरीदा, यानी कि अपने देश में से 15 बिलियन का अगर 37% आप लोग बोले, हम लोगों ने ओनली चाइना को एक तरीके से पैसा दे दिया कि भाई साहब लो तुम अपने वहां बनाओ, अपने लोगों को जॉब दो, अपना मटेरियल यूज करो, हमारे यहाँ बना बनाया लाकर बेच दो और हमारे साथ पैसा लेके चले जाओ, यानी कि वही काम जो अंग्रेज क्या करते थे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारे पैसा जो है वो देश के बाहर जाता है, दिक्कतें देखने को मिलती है। मैं रियलिटी में बताऊं कई बार तो मुझे YouTube से भी दिक्कत होती है। रीजन क्या है, अब YouTube के अंदर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है, उस पे जो भी पैसा आता है उसका लगभग 50% YouTube अपने पास रखता है, यानी कि बाहर देश में चला जाता है, और 50% यहाँ पर बेसिकली जो इसके ऊपर काम करते हैं उनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर सोचो हमारे ही देश का YouTube प्लेटफॉर्म होता तो 50% चलो हमको मिल रहा है, वो एक सही बात है, पर लेकिन 50% हमारी गवर्नमेंट के पास में जाता या फिर हमारे देश में किसी कंपनी के पास में जाता,
तो हमारे ही देश में हम लोग उसको यूज कर पाते, हमारे ही देश की इकोनॉमी के अंदर लगता, तो कितना ज्यादा फायदा उससे देखने को मिलता। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारी जो बाहर की कंपनी है ना, अमेजन हम लोग यूज करते हैं, ये सारी गूगल हो गई या फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी बाहर की कंपनी है। तो इसलिए मैक्सिमम आज के डेट में भी कह सकते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में ही जी रहे हैं हम लोग, उनका नेचर बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो कहने के लिए आज भी कुछ ज्यादा अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, सारी चीजें बाहर की। और सबसे इरिटेटिंग बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है इनको चला भी हमारे ही देश के लोग रहे हैं, ठीक है अगर देखा जाए तो, और हमारे ही देश का पैसा यहाँ से ड्रेन होकर बाहर जा रहा है। तो यानी कि हमारे ही देश के लोगों को, हमको ही बेसिकली एक तरीके से यूज किया जा रहा है पैसे को हमारे ही देश में से बाहर निकालने के लिए। तो वो अंग्रेजों वाली कहानी मुझे इसीलिए याद आती है कि हमारे ही देश के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोगों को मरवाने के लिए, हमारे ही देश में लोगों को हमारे ही देश के लोगों के साथ में लड़ाने के लिए। तो वही माहौल आज की डेट में भी है, बस नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, हमको चीजें फील नहीं हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग समझदार हैं। बाकी बात करें यहाँ पर, एक यहाँ पर सितार एक यूनिट है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की, जो कि बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है जो चंडीगढ़ के अंदर, ये बेसिकली हमारे देश में दो ऐसी यूनिट है जो कि इस काम को करती हैं। पर लेकिन वो किसके लिए करती हैं, वो ओनली स्ट्रेटेजिक पर्पज, स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के लिए, हमारी कंट्री में स्पेस के लिए, उसके लिए करती है, ना कि हमारे जैसे लोग कोई खरीद ले उसको जाकर उनके लिए प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ये काफी लो लेवल पर चीजें हो गई, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर हम लोग को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा अगर चीजें सुधारनी है तो, वरना क्या होगा फिर यही दिक्कतें देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारे लार्ज स्केल पर यहाँ पर शॉर्टेज बढ़ गई। एक तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया और चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए सब जगह से कहीं से लेकर नहीं आ पाए, तो हमारी कंट्री में सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। मैं आप लोगों को बताऊं, एक कोई छोटी सी चीजें अगर गाड़ी में आज के में जरूरत पड़ी, जैसे कि सर्विस सेंटर के ऊपर गाड़ी लेकर गया तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिली। उन्होंने बोला अभी नहीं मिलेगी गाड़ी, जो है आप लोगों को लगभग 25 दिन बाद में मिलेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, कह रहा है कि यार बाहर से कुछ सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आई। सर्विस सेंटर पर जाओ तो वो बोलेंगे अगर ये प्रोडक्ट खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई है तो भाई साहब अभी टाइम लगेगा। तो ये इशू आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर पूरे देश में देखने को मिला। इंक्रीज हो गया कंजप्शन फिलहाल अभी काफी ज्यादा है, हर एक चीज, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान अभी आएगा आगे आने वाले टाइम में, हर एक उसमें चिप्स यूज होगी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस देकर चला जाए, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इंपैक्ट जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बाहर से अगर सामान नहीं आ रहा है, हमारे देश में हम लोग बना नहीं रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दूसरा जब देगा तभी हमारा काम चलेगा, वरना चीजें रुकी पड़ी रहेंगी। तो इसके चलते हमारे देश में रिड्यूस होगी सप्लाई, इसके चलते जो कंज्यूमर है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो ढंग से काम नहीं कर पाए, जो कि इनपुट होता है उनको मिल नहीं पाया, तो प्रोडक्ट भी ढंग से नहीं बन पाए, तो प्रोडक्शन भी घट गया। और इसी के साथ में जब डिले होगी सप्लाई तो इसके चलते कई सारे फीचर भी रिड्यूस करने पड़े। ऐसा लग रहा था कि चलो यार इसके बिना ही कुछ काम चल जाएगा, क्या ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी तो यार ऐसी होती है, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और वही काम को करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस 76,000 करोड़ रुपए को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 50% यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में लगाएंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे और जो डिस्प्ले आज के डेट में हम लोग सारे फोन में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखते हैं, उसके लिए भी हम लोग यहां पर काम करेंगे। स्कीम का एम जो है हमारी कंट्री को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि बाहर से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट न रहे, अपने ही देश में हम लोग हाईटेक क्लस्टर बना सके और इवन बाहर सप्लाई भी कर सके, उस लेवल पर हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो यही मुद्दा है। तो यहां पर जो सारी बातें सॉरी यार, यहां पर जो सारी बातें लिखी हुई है वही मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं एक एक कर बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकें अच्छे से और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। अब ये जो मिशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसका कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहले तो यहां पर सेमीकंडक्टर की जो आप लोग को यहां पर एक अलग अलग लेवल पर हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर 50% जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जानी है यहाँ पर, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाना चाहता है, कोई प्लांट, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो लैंड वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ताकि हमारे देश में काम चल सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़कर आगे आएगी, ठीक है। होने वाला कि एक तरीके से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको पीएलआई बोलते हैं आप लोग, उसका मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंसेंटिव यानी कि कुछ छूट दी जाएगी, ताकि आप लोग उसको आगे लेकर चल सको। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यहां पर बनाई जाएंगी अलग अलग एरिया पे, ताकि काम चल सके यहां पर। और स्टेट गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर काम करेगी। इसके चलते दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनी, जैसे डिजाइनिंग जो यहाँ पर लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा अगर कोई काम करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके चलते 50% के करीब यहाँ पर जो डिजाइनिंग लिंक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 50% पैसा तुम लोगों को 50% हम लगाते हैं और काम करते हैं। इसी के साथ में
जो भी कोई अगर खर्चा हो रहा है या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट करना है, उसमें भी लगभग 4 से 6% का आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को नेट सेल में जो 5 साल तक के उसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 100 के करीब डोमेस्टिक कंपनी होगी जो यहाँ पर चिप बनाती हुई, ये सर्किट बनाती हुई, ये सारी चीजें बनाती हुई आप लोगों को नजर आएंगे, ताकि चाइना जैसी कंट्री के ऊपर हम लोग टिके न रहे, अपने लेवल पर काम कर सके। तो इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर मिशन है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं हमको तो खुद को सस्टेन करेगा ही करेगा, अच्छे लेवल पर हम लोग काम करेंगे, स्पेशलाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये काफी अच्छा रहेगा। तो इफिशिएंट और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन होगा स्कीम का, अपने ही देश के अंदर फिर चीजों की कमी नहीं पड़ेगी, सारी चीज हम लोग लेकर ढंग से चल पाएंगे। और माना यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम को अगर ढंग से लेकर चलते हैं तो लगभग 85,000 वेल ट्रेड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी जो इसको इंप्लीमेंट करना है। तो 85,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है 50% जो यहां पर एक्सपेंस कर रही है डिजाइन में, इंसेंटिव में, उसी कर रही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारे ही देश में हमको एक तरीके से जॉब भी दिलाएगा और अपने ही देश में चीजें बनाएंगे तो कहीं बाहर डिपेंडेंसी भी नहीं देखने को मिलेगी हम लोग को। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। एंटायर प्रोग्राम जो है 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब आप लोगों को नजर आएगी और 1 लाख के करीब बोला गया है इनडायरेक्ट जॉब नजर आएगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितना फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आज की डेट में, जब यहां पर ऐसा काम चल रहा है चाइना के साथ में हमारे रिलेशन आप लोग देख ही रहे हैं वो सारी चीजें, तो जरूरी है हम लोग इस एरिया में काम करें। पता चला कल को बोल दिया कि एक भी चिप तुमको नहीं देंगे, तो फिर पता चला हम लोग को वो चिप नहीं मिली और हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग इन चिप से काम चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब, तो इससे आप लोगों को थोड़ा पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसी के साथ में जो अप्रूव प्रोग्राम किया गया है ये इनोवेशन का काम करेगा देश के अंदर में, वरना हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, भाई साहब रिसर्च और डेवलपमेंट तुम कर लो और हमको बना कर दे देना, तो वो हमारे देश की सोवरेनिटी को भी हट करता है। तो हम लोग अपने देश में ही डिजिटल सोवरन बन पाएंगे, यानी कि संप्रभुता डिजिटल के फील्ड में अपने ही देश में हम लोग को देखने को मिलेगी। हाई स्किल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में देखने को मिलेगी, जो इंजीनियर है बाहर जाकर उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है, और अगर इस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं तो अपने ही देश में काफी बड़ा इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हम लोग ग्लोबल चैल सप्लाई का भी पार्ट बन पाएंगे। तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल ऐसे कवर करा दिया कि कल को जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से कोई पूछने लगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे, किस किस देश में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आप लोग बता पाएंगे, कैसे कैसे ये काम करता है, रेजिस्टेंस किस किस में ज्यादा होता है ये भी आप लोग बता पाएंगे। तो ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए करवाता हूं इस तरीके से, ताकि आप लोगों का करंट और स्टैटिक दोनों साथ में कवर हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा लाइफ में, और हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग नजर आओगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पर्पस था। आगे चलते हैं। एक आर्टिकल था यहाँ पर जो कि लीबिया के बारे में बात कर रहा है। लीबिया के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लीबिया के अंदर 2 लीडर आज के डेट में हो गए हैं। जैसे कुछ दिनों पहले अगर आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर 2 प्रेसिडेंट आ गए थे, ठीक है। दोनों प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने अपने आप काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो अपने हिसाब से काम चला रहे थे। उनका ये मानना था कि हम लोग जो है अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम कंडीशन अभी आप लोगों को लीबिया के अंदर देखने को मिलेगी। लीबिया के अंदर भी 2 लीडर हो गए, 2 गवर्नमेंट आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। पॉलिटिकल पार्टी जो डिवाइड हुई यहाँ पर, उसके चलते 2 प्राइम मिनिस्टर लीबिया को मिल गए हैं। तो आज के डेट में यहाँ पर डिफेंस के मामले में बात करें तो वो डिवाइड हो गया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ पावर डिवाइड हो गया है। आर्म फोर्स, सेंट्रल बैंक जो है वो अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। एक यहाँ पर इंसान जो है बैंक को थाम रहा है, दूसरा करेंसी को थाम रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी अलग अलग तरीके की चीजों को लेकर चल रहा है। तो ऐसे देश का क्या हो सकता है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो आप लोगों से कोई पूछेगा नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली लीबिया के अंदर में, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यह अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को लीबिया देखने को मिलेगा। तो लीबिया जो है यहाँ पर ये एक तरीके सहारा डेजर्ट के अंदर आप लोग कंट्री नजर आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ में ये ओपन है और त्रिपोली जो है इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। पड़ोसी देश टूनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, चैड हो गया, सूडान हो गया और इजिप्ट हो गया। ये इसके आसपास वाले देश आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। देखिए हर एक एडिटोरियल में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बोल दूं कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग की निकल जाएगी। और जो न्यूज में है और खासकर काफी ज्यादा उसके बारे में आप लोग को इतना तो ध्यान रखकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, और जो कि अभी रिसेंटली कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। वैसे तो ये पॉलिटिकली मुद्दा हो गया, पूरा आर्टिकल को मैं स्किप कर सकता था, पर लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर है कि चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट आज के में उसके बारे में बातें की जा रही है, गवर्नर के साथ में बनती नहीं है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बातें कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है अगर बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या रहता है। अगर बात करें तो रियल एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर रहता है और गवर्नर के नाम पर काम किया जाता है, गवर्नमेंट चलाता है बेसिकली चीफ मिनिस्टर। पर लेकिन और भी कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे गवर्नर हो गया और एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जैसे स्टेट के अंदर होता है, ऐसे ही सेंटर के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेंटर के अंदर क्या होता है बताइए, जैसे स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल होता है, सेंटर के अंदर क्या होता है एजी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। और अटॉर्नी जनरल ये माना जाता है कि ये बेसिकली प्रेसिडेंट के रहमो करम पर काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जाकर आप लोग पढ़ लेना, कुछ मैं कवर करा रहा हूं, कुछ आप लोग कवर कराइए, सारी चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के अंदर में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी। स्टेट के अंदर अगर बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के लिए, और वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें आप लोगों से क्वेश्चन, चलो मैं पूछता हूं, हम लोग बात करें जो लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 3 आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 167। गवर्नर जो है वो एडवाइस करता है बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है, ताकि एक तरीके से यहाँ पर जो गवर्नर जो है उसको एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारी कंट्री में यहाँ पर गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और चीफ मिनिस्टर होता है। ये संविधान में इनके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। पर लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कि सारी बातें मानेगा, अपने हिसाब से भी काम कर सकता है जहां पर उसको लगता है, ठीक है। पर लेकिन ये एक दायरे में रहकर गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, और फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर करेगा मिनिस्टर को। जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, फिर उनकी एडवाइस पर आगे, ठीक है। इसी के साथ में चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं गवर्नर के साथ में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 167 बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गवर्नर वाला चैप्टर भी कवर करा देता हूँ, कुछ चीफ मिनिस्टर का ओवरव्यू हो गया, थोड़ा सा भी गवर्नर भी देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहां पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना, ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक JNK हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया है, JNK जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनको आप लोग LG बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर LG, वो आप लोग जरूर बताना, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कि जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है, और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के 2 गवर्नर, एक मतलब 2 राज्य का 1 गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है, कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, तो उसको इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में,
तो आप लोग कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह हैं जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहाँ पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पर? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहां पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है, यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करे। इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की, क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी के समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे है, पर लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको एसेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिया, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के लगे। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहाँ पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी, उसको फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा? अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर और लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहाँ पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा जाकर पॉलिटिकल आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ स्टैटिक पोर्शन के साथ में सारी चीजें। अब थोड़ा सा यहाँ पर नजर डाल लेते हैं और क्या क्या चीजें, बहुत सारा मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन, अभी यहाँ पर कुछ और चीजें आप लोगों के सामने। इंडिया जो है वो एक तरीके से नेचुरल एक लीडर है क्वाड के अंदर में, जिसके अंदर 4 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और क्वाड में मैंने आप लोगों से अभी मिलान एक्सरसाइज 2 दिन पहले डिटेल में कवर की थी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है ये एक्सरसाइज कहां पर होती है, ठीक है, हमारी कंट्री में कहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, और इसकी थीम भी आप लोगों को बतानी है। ये अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, देखता हूं किस किसको याद है, कल फिर आंसर बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करें 5G के बारे में बात की जा रही है, 5G ऑक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो मोदी जो है, मोदी साहब जो है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आगे रोड मैप तैयार है, तो आगे चीजों को लेकर चला जाएगा। और अमेरिका भी यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर चीजों को यहाँ पर काम करेगा। पर लेकिन मेक इन अमेरिका में बात करें अगर यहाँ पर, तो रिलाई लेस ऑन द फॉरेन सप्लाई चेन। हमारे देश में हम लोग कोशिश करें कि अपनी चीजों को आगे लेकर चला जाए, ठीक है। तो 5G आने वाला है, चाइना को हम लोगों ने पहली बार भगा दिया, चाइना की भी आंखें खुल गई कि अपने लोगों को निकाला जाए यहाँ पर। पहले तो ये गोरी नहीं कर रहे थे, चलिए जो भी है। और यूएसए ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। रीजन यहाँ पर ये हो गया क्योंकि बेलारूस जो है वो खुलकर रशिया का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है सारी हरकतों में, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रेड डेफिसिट जो है यहाँ पर, ये बेसिकली बिजनेस वाला सेक्शन आप लोगों को हो गया, इसमें 21 बिलियन हमारा हो चुका है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है
जब हम जो है आज की डेट में जिस कंट्री से इंपोर्ट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं चीजें और एक्सपोर्ट जो है उसको कम कर रहे हैं, तो उसको ट्रेड डेफिसिट बोल देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। अभी फिलहाल हमारा ट्रेड डेफिसिट 21 बिलियन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। गोल्ड इंपोर्ट जो है यहाँ पर वो फिर से बढ़ रहा है और गोल्ड की वजह से हमारे देश में दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो लगभग जो यहाँ पर टोटल एक्सपोर्ट है यहाँ पर वो 400 बिलियन टारगेट यहाँ पर बेसिकली है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें, तो हल्का सा एक आइडिया कम से कम आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। फरवरी में जो है मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई है इसके बारे में आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है, कि ये पीएमआई क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इसको बोलते हैं बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या होता है, ये 50 के आसपास घूमता है, यानी कि 50 के अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट जो है एक्सपेंड कर रही है, और 50 के नीचे आ रहा है तो मार्केट जो है वो बेसिकली नीचे जा रही है। तो यहाँ पर आईएचएस जो मार्केट है उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत किया जाता है, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से पास्ट में पूछा जा चुके हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर ये फोकस आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। ये जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर मेनली इसका फोकस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स होता है। रुपी जो है वो गिर गया है क्योंकि यूक्रेन के अंदर सिचुएशन ऐसी देखने को मिल रही है, और ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो कंसर्न का रीजन हो जाता है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ये आज का सुडोकू जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर इसको फिल करता है, और बाकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। और जो मैंने बोला है चैप्टर वो जरूर कवर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो चैप्टर नहीं, सॉरी, वीडियो आप लोगों को बोलिए ना, जो कि आप लोगों को बेसिकली मंथली, तो उसके बारे में जरूर देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे पहले उनके आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना था कि अगर आप लोग को अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करना है, उसको आगे लेकर आप लोग चल सकते हैं, तो ये किस आर्टिकल में यहाँ पर कौन सी जगह रखा गया है। तो इसके चलते आप लोग देखिएगा यहाँ पर आंसर इसका क्या, देखिए आंसर अपना अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर इसका डी। समझ लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 में तो यहाँ पर कई सारी बातें रखी गई हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ए में जाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की जा रही है। बी में जाएंगे तो असेंबली कर सकते हैं पीसफुल विदाउट आर्म्स, इनके बिना हथियार के आप लोग कहीं पर जाकर इकट्ठे हो सकते हैं। इसी के साथ में एसोसिएशन, यूनियन या फिर कॉर्पोरेट, आप लोग कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव हमारी कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके रिसेंटली अभी ऐड किया गया था। कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया था, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को, कहीं पर भी जाकर आप लोग रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये बातें हैं। और जी के अंदर ये बोला गया कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग अपना कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, 19 का फर्स्ट का जी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अगर फ्रीडम अगर यहां पर प्रेस के बारे में पूछ लेता तो आप लोगों से क्वेश्चन बनता है प्रेस के बारे में, तो 19 का फर्स्ट का ए हो जाता, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यहां से निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे और समझोगे तो कभी भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे चीजों को आप लोगों को देखकर चलना है। तो था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था मैंने, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एग्जाम में कई सारी रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। ए में बोला गया, यहाँ पहले बोला गया एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, इसी के साथ में इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी। जी हाँ, देखो आप लोग एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी रिपोर्ट तैयार हो गई। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 5 जून 1972 के अंदर में। तो यहाँ पर ये बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देता है। और यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा जो बेसिकली इसका काम रहता है कैसे सेट करना है, और यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करता है। तो उसके चलते चीजों को आगे लेकर चला जाता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारी रिपोर्ट इसके द्वारा दी जाती है। एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, एडेप्शन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट हो गया, फ्रंटियर्स हो गया, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। तो ये सारी रिपोर्ट जो है 5 रिपोर्ट, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे तो। इसी के साथ में यहाँ पर मेजर जो कैंपेन भी इसके द्वारा चला जाता है, इसे बीट द पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसी के साथ में वाइल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है नैरोबी कीनिया के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर नैरोबी जो कीनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट कंट्री है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के बारे में इससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, ये बेसिकली पूछा गया था, इसको सही तरीके से आप लोगों को लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर इनको आप लोग देखते हैं, ये कंट्री सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी है। तो इसको आप लोग होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं, एक एक कंट्री को जूम कर कर देख लीजिएगा एक बार, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न देखने को मिले। तो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए चीज है ना, जितना टाइम उसके साथ में आप लोग व्यतीत करोगे उतना ही ज्यादा अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से चीजों को एंजॉय करो सही तरीके से पैटर्न में, तो आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, काफी अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए गए हैं निकिता के द्वारा। तो आज के जो एसएलवी कमांडो है वो है निकिता। तो शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए, सारे रिवॉल्यूशन इनके द्वारा यहाँ पर लिख दिए गए हैं। डायरेक्ट आप लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर जैसे मैंने येलो रिवॉल्यूशन के बारे में बात की, तो ईडेबल ऑयल के बारे में था। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश जो की मछली होती है उनसे रिलेटेड है। गोल्डन जो फाइबर रिवॉल्यूशन है जूट से रिलेटेड। ठीक है, सिल्वर हो गया यहाँ पर कॉटन से रिलेटेड। सिल्वर जो रिवॉल्यूशन है यहाँ पर सिल्वर फाइबर और सिल्वर रिवॉल्यूशन, कंफ्यूज मत होना। सिल्वर जो फाइबर रिवॉल्यूशन है वो कॉटन से रिलेटेड है, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो एग से रिलेटेड है, यानी कि अंडे से रिलेटेड। ग्रे रिवॉल्यूशन है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। इसी के साथ में व्हाइट रिवॉल्यूशन तो दूध के बारे में सबको पता ही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी आप लोगों को पता है, गेहूं और चावल। और जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो है हनी के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा, तो अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ पर 279A, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों से थार के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे हम लोगों ने जो रसिया का सिस्टम ले रहे हैं हम लोग S-400, उसी तरीके से यहाँ पर ये यूएसए का सिस्टम है, पर लेकिन रसिया का S-400 जो है वो ज्यादा ताकतवर है यूएसए के थार से। तो यहाँ पर ये सिस्टम है इसका। इजराइल का आयरन डोम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, HQ-9 चाइना, S-400 रसिया हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी थे, इनका नाम एलसी, जो बेसिकली मैं डिस्कस किया था, तो एलजी थे यहाँ पर, तो जीसी मुर्मू। ठीक है, आज के डेट में किसी और पोस्ट पर है यहाँ पर, ये आप लोग बताइए कौन सी पोस्ट पर है, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो यहाँ पर जो एलजी है लद्दाख के, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो ये मैंने आप लोगों से कुछ बातें पूछी थी, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अपॉइंटमेंट बेसिकली की जाती है। ठीक है, तो रिजर्वेशन जो सीट रहती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी। बैकवर्ड जो क्लासेस के लिए 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके बेस पर यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई, तो ये सारी क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तो डिटेल में आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अच्छे से आंसर देता है जब कोई, इससे अच्छा लगता है। आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो चीजें एक बार लिख लेते हो तो लंबे समय तक आप लोग उनको याद भी रख पाओगे। अब आज के नए 5 शब्द जो आप लोगों की डिक्शनरी में ऐड होने वाले हैं, इनको आप लोग अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। इससे आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आंसर राइटिंग भी। तो बात की जा रही है रिबफ के बारे में, तो इसका मतलब है प्रतिघात। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। एलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, चीजों को तत्पर तरीके से करना। ऑब्सफोकेशन का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली कहानियां। ठीक है, तो ये रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जब आप लोग एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में डैमिंग का मतलब हो गया घात लगाना चीजों के लेकर। स्ट्रेन का मतलब हो गया कठोर। तो ये 5 शब्द हैं नए जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग अपनी लाइफ में पार्ट बना सकते हैं। तो कैसा रहा आज के डिस्कशन जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि अगर आप लोग डिसलाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे पता चल जाएगा, भले ही आप लोगों को नहीं दिखे तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा आज का लेक्चर। जहां पर डाउट हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे बच्चे देखते हैं कि फेसबुक पर बेसिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। यार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी मैंने आप लोग को दिखाया 1 लाख से ज्यादा मेंबर वहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की जाएगी तो भी वहां पर फेसबुक जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो वहां पर इसलिए फॉलो का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही मैं कुछ वहां पर डालता हूं तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो फॉलो आप लोग कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम ट्विटर आप लोग फॉलो कर सकते हैं आराम से। जो भी डालूंगा वहां पर तुरंत आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, तो अच्छे से एंजॉय करिए लाइफ को। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोग की जो वीडियो मैंने बनाई है मंथली वो जरूर देख लेना। ठीक है।